4 जून को जब से नीट का रिजल्ट आया है तब से पूरे भारत में 24 लाख परिवारों में अंधेरा छा गया है। पूरे परिवार में ना कोई चैन की नींद सो पा रहा है, ना चैन की सांस ले पा रहा है। हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप इन 24 लाख परिवारों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, आप उसको ऐसे ही देखते रहेंगे? आप जब भी चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं और भारत में किसी भी गरीब इंसान के साथ में अन्याय होगा तो मैं उस गरीब इंसान के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन आज जब 24 लाख परिवारों के साथ में अन्याय हुआ है, आज गरीब मिडिल क्लास स्टूडेंट आज रो रहा है, तो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप उनकी कोई भी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज गरीब परेशान है, बच्चे पूरी साल पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप अपनी खेती को बेचकर लोन लेकर उनकी माताएं और बहनें अपने गहनों को गिरवी रखकर उन्हें पढ़ने के लिए भेजती हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मेहनत करने के बाद में भी हमारा बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सोचो कि उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसने अपने जो आभूषण होते हैं उनको भी गिरवी रख दिया था। उस पिता पर क्या बीतती होगी जिसके पास केवल 4 बीघा जमीन थी और वो 4 बीघा जमीन भी उसकी गिरवी रखी हुई है। आज उसके बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है और उसने जो जमीन गिरवी रखी थी, जो आभूषण गिरवी रखे थे, वो भी उसके पास में नहीं है। आज 24 लाख परिवार के बच्चे और 24 लाख परिवार जन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप वास्तव में इस देश के लिए प्रधान सेवक बनकर आए थे? आप केवल ये बोलने के लिए आए थे कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं गरीब के घर से आया हूं, मैं गरीबी को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आज आपकी ये जो बोले गए भाषण और आपकी ये जो बोली गई बातें वो कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। आज 24 लाख पीड़ित परिवार भारत की सर्वोच्च अदालत पर विश्वास करते थे कि हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हमें सर्वोच्च अदालत से न्याय मिल सकता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि सर्वोच्च अदालत भी सरकार के अंडर में आकर अपना फैसला बदल दे रही है और तमाम सबूत होने के बाद में भी कोई भी सबूत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो सोचो कि अब आम आदमी किस पर विश्वास करे। जब भारत में यहाँ के नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, तब बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन तमाम सबूत होने के बाद में भी उन बच्चों की जो भी उनकी मेहनत थी, उनका जो त्याग था, उनका जो समर्पण था, उस पर बात नहीं रखी। और जिन लोगों ने पेपर लीक कराया था, जिन लोगों ने सेंटर पर सेटिंग करी थी, जिन लोगों ने एनटीए की ऑफिस में डायरेक्ट नंबर बढ़वाए थे, उन माफियाओं को खुला छोड़ दिया है। आज सोचो कि अगर ये माफिया ऐसे ही खुले छोड़ दिए जाएंगे तो आने वाले भविष्य में इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचो कि अगर आज 100 डॉक्टर भी अगर फर्जीवाड़ी से सिलेक्शन लेकर कॉलेज में पहुंचते हैं, सोचो कि आगे चलकर वो कितना बड़ा फ्रॉड करेंगे। जो बंदा अभी 12th लेवल की पढ़ाई नहीं कर सकता, वो आगे 4 साल में MBBS की पढ़ाई कैसे कर सकता है? वो वहाँ भी पैसा देकर, घूस देकर पास होएगा और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो उसका केवल और केवल एक ही मकसद रहेगा कि जितना पैसा हमने पढ़ाई में सीट को खरीदने में लगाया, हमने मेडिकल कॉलेज में अपने नंबर को बढ़ाकर पास करवाने में लगाए, उन पैसों को किसी भी तरह से वापस निकाला जाए। और वो पैसे कैसे वापस निकलेंगे? गरीब आदमी की किडनी बेची जाएंगी, गरीब आदमी का लिवर बेचा जाएगा, तब वो पैसा निकालेगा। तुम लोगों की क्या नेता और जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो अपना इलाज कराने के लिए विदेश चले जाते हैं, लेकिन जो आज गरीब है, मध्यम वर्गीय इंसान है, वो तो सरकारी हॉस्पिटलों में ही जाता है। और उन्हें क्या पता कि जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं वो 2024 में पैसे देकर डॉक्टर बने थे। तो सोचो कि उनकी स्वास्थ्य के साथ में क्या खिलवाड़ होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी सभी के सभी नेता, अभिनेता, सुप्रीम कोर्ट के जज सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10 से 5 सालों में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बहुत बड़ा धांधली होने वाली है। भारत के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला है।